वैभव, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बहुत ही तेज़ी से बदल रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी टेक्नोलॉजी। राधिका, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना अब ऐसा हो गया है कि कोई भी काम करना जैसे नामुमकिन सा लगता है। और जब बात हो टेक्नोलॉजी की, तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र होना तो लाजमी है। बिल्कुल, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक और एडवांस रूप है जनरेटिव एआई। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, क्रिएटिविटी अब मशीनों के संग उड़ान भर रही है। क्रिएटिविटी को जनरेटिव एआई एक नई पहचान दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जनरेटिव एआई अब कला और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। जी हाँ, और इसी विषय पर और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं संदीप त्रिपाठी जी, जो कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका डीडी मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जनरेटिव एआई क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसे कि आपने कहा, जनरेटिव एआई एक एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अम्ब्रेला टर्म अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका एक सबसेट माना जाता है इसको। इसमें होता ये कि एक मॉडल होता है जिसको आप सॉफ्टवेयर कह लीजिए सरल भाषा में, जो कि पाइथन लैंग्वेज में जनरली लिखा जाता है। इस मॉडल को ट्रेन किया जाता है एग्जिस्टिंग किसी डेटा सेट को लेकर। इसका एक सिंपल मैं पैरेलल दूंगा तो जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं सीखने के लिए चीज़ें, तो हम डेटा सेट्स का इस्तेमाल करते हैं मॉडल को चीज़ें सिखाने के लिए। वो एक बार उसे समझ जाए, सीख जाए, वो फिर इंसानों जैसे बात करते हैं, ह्यूमन लाइक आउटपुट, उसी हिसाब से वो जवाब देने लग जाता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट जनरेशन के लिए, या इमेजेस जनरेशन के लिए, या वीडियो जनरेशन के लिए, किसी भी तरीके की चीज़ों के लिए, बेस्ड ऑन जिस चीज़ पे वो ट्रेन किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा होता है। यू मीन जो भी डेटा उसे पहले से दिया गया है उसके ऊपर वो अपनी ट्रेनिंग लेता है। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली उसी के संदीप बेसिस जी, पे आंसर होता है। बिल्कुल। जनरेटिव एआई का इस्तेमाल हम क्रिएटिव फील्ड्स में कैसे कर सकते हैं, और इससे पहले आप दर्शकों को, हम सबको ये भी बताएं कि एआई और जनरेटिव एआई में फ़र्क क्या है। देखिए, एआई तो एक बहुत ही बड़ा टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स आते हैं। मशीन लर्निंग का शायद आपने नाम सुना होगा, वैसे डीप लर्निंग का भी नाम आपने सुना होगा। तो जनरेटिव एआई भी इसी तरीके का एक सबसेट ही है। वैसे देखा जाए तो एआई काफ़ी टाइम से यूटिलाइज होते आ रहा है हमारी ज़िंदगियों में। आप किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं या फिर किसी भी सर्च इंजन पे जाएं, कभी आपको एड्स आते हैं, कभी आपको आपके रिकमेंडेशंस आते हैं। ये सारा कुछ एआई ही आपको देता है। वो आपके बिहेवियर को स्टडी करता है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ स्टडी करता है और उसी के बेसिस पे आपको दिखाता है। जनरेटिव एआई एक सबसेट है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो मॉडल को ट्रेन किया जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक पार्ट आ जाता है जिसको ज़्यादातर ये क्रिएटिव काम या फिर इन्हीं तरीके की चीज़ों में ही इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि आपने पूछा कि ये क्रिएटिविटी में कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, मेरे को तो यही लगता है कि क्रिएटिव फील्ड सबसे अच्छा यूज़ केस है इसके लिए। बाकी सारे एंटरप्राइज यूसेज अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं इसके लिए, लेकिन क्रिएटिविटी ने तो ऑलरेडी देख लिया है कि कितना अच्छा खासा काम कर रहा है। जैसे मैं कहूँगा, फिल्म मेकिंग ले लीजिए। पहले फिल्म मेकिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी चाहिए, काफ़ी सारे क्रू चाहिए होता है, कैमरास चाहिए होते हैं। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में अगर कोई आइडिया है, आप उसे आराम से एक वीडियो में या एक शॉर्ट मूवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने और मेरे को क्रिएटर हैं अभिजीत, हम दोनों ने मिलकर भारत की एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एआई सिंगर जनरेट किया है। तो इसका जो पर्सोना है वो भी हमने एआई से ही जनरेट किया। वो जैसे दिखाई देती है, जैसे बात करती है, एवरीथिंग। गाना भी उसका एआई ने ही लिखा है, गाना गाया भी एआई ने है, और वीडियो भी एआई से ही बना है। तो स्क्रैच से हमने पूरा ये प्रोसेस एआई से ही क्रिएट किया है। तो अगर बाई चांस मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, जो कि है नहीं तो और मुझे अच्छा एक सिंगर बनना हो, तो क्या ये एआई मुझे हेल्प करेगा, जनरेटिव एआई? तरीके बहुत हैं इस चीज़ को करने के। इनफैक्ट मैं सही बताऊं तो एआई का इस्तेमाल ऑलरेडी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी होने लग गया है। बहुत सारी चीज़ों में होता है। कभी कभी आवाज़ को भी ठीक करने के लिए होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंसेस रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो वो डिस्टर्बेंस क्या होता है उसको ट्रेन किया गया है। तो इससे वो समझ जाता है एग्जैक्टली कि इंसान की आवाज़ क्या है और डिस्टर्बेंस क्या है। तो वो उसको फिर एक्सट्रैक्ट करके निकाल देता है और सिर्फ आवाज़ को रख लेता है। तो हम ये समझे कि बहुत ही बारीकियों से चीज़ों को वो समझता है। जी जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, जो लोग डिजिटली इतने अवेयर नहीं हैं, तो वो जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिएटिव फील्ड्स में? ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पहले जो हमारे टूल्स होते थे, चाहे वो डिजिटल टूल्स क्यों ना हो, उनमें एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती थी। आपको समझना पड़ता था टूल्स कैसे चलते हैं। जनरेटिव एआई के साथ एक चीज़ अच्छी है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज में आप उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं।
आपने जितने भी टूल्स यूज़ करे होंगे, चाहे वो इमेज जनरेशन के लिए हो या फिर वो टेक्स्ट जनरेशन के लिए हो, आप उसे नॉर्मल भाषा में ही बोलते हैं और वो नॉर्मल भाषा में ही आपको आंसर देता है। तो अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव विजन है, तो आप जनरेटिव एआई टूल्स का यूज़ करके मेरे हिसाब से तो कोई भी बहुत कुछ कर सकता है। संदीप जी, क्रिएटिव फील्ड इस समय मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स से भरी हुई है और लगातार और ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स इस फील्ड में आते जा रहे हैं। डिजिटल स्पेस में कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जनरेटिव एआई कैसे असर डाल रहा है? जैसे अभी आपने कहा कि ना सिर्फ उसके क्रिएटिव एंगल पर लेकिन टेक्निकल एंगल पर भी वो ध्यान देता है। इसके बारे में ज़रा डिटेल में हम सबको बताइए। देखिए, ये चीज़ भी ज़रूर है कि क्रिएटिव फील्ड में मतलब आजकल कंटेंट क्रिएटर्स तो काफ़ी आए जा रहे हैं और मेरे हिसाब से ये उनके लिए एक पॉजिटिव स्टेप ही बनता है जी। क्योंकि आप ये मान लीजिए पहले काफ़ी सारे टूल्स हुआ करते थे, इस जैसा पावरफुल टूल कभी भी नहीं आया था क्योंकि पूरा का पूरा आपका क्रिएटिव जो प्रोसेस होता है, एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे वीडियोस लोग बनाते हैं डालने के लिए। हाँ जी। पहले जो पूरा वर्क फ्लो उनका हुआ करता था, अब वो वर्क फ्लो पूरी तरह से बदल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप ये मान लीजिए पहले आपको एक साउंड प्रूफ रिकॉर्डिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, बिल्कुल। अब जनरेटिव एआई आपका नॉइज़ निकाल देता है बहुत आराम से। तो ये एक तरह से आप मान लीजिए क्रिएटर्स के लिए एक एक पॉजिटिव स्टेप ही होता है। तो ऐसे और भी आप उनके वर्क फ्लोज में जाकर अगर आप देखेंगे तो जितना इसका यूटिलाइजेशन हो पा रहा है विदाउट मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि वंस अगेन मैंने बोला वो ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही चीज़ों को समझता है और आपको जवाब देता है, तो मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा चीज़ है जिसकी वजह से क्रिएटर्स बढ़ेंगे भी और ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके और ही बेहतरीन कंटेंट बना पाएंगे। ओके। अच्छा, एक सवाल और होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आजकल आ गए हैं कि जिनमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि कोई भी हमें कुछ भी रिकॉर्डिंग करनी है, कोई भी काम करना है, तो वी नीड इंटरनेट। तो क्या हम बात कर सकते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जहां इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं? जी, जनरेटिव एआई की अगर हम बात करें, अब मेरे को पता नहीं, मैंने काफ़ी बार ये पहले भी बोला है कि मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पता रहता है एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर बना कैसे है और उसका क्या खासियत है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एआई में भी अवेलेबल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ले लेते हैं जिनमें हम उनसे सवाल पूछते हैं, उन्हें जवाब देते हैं, किसी चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो करके दे देते हैं। इसका क्लाउड होस्टेड तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन ओपन सोर्स में भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। इनमें होता क्या है कि आप इन टूल्स को लोकली डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में और विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन भी आप इसको चला सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड डेटा सेट जो मॉडल होता है वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। अब ये ज़रूर है कि वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है और थोड़ा रिसोर्सेज ज़रूर लेता है, लेकिन ये पॉसिबल ज़रूर है कि आप बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के आप आराम से अपने कंप्यूटर पे काम कर पाएँ। और इस दिशा में भी काफ़ी प्रोग्रेस अभी हो रहा है और मेरे को उम्मीद है कि आगे जाके हम लोग सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर पाएंगे ओपन सोर्स टूल से। बिल्कुल। अभी आपने बात की थी म्यूज़िक इंडस्ट्री की, आप बात कर रहे थे कि आराम से सॉन्ग्स बन सकते हैं, आवाज़ का यूज़ हो सकता है। तो इसी पे और आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि अगर हम एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी की बात करते हैं जहाँ जनरेटिव एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो किस तरह का आप बदलाव देख रहे हैं पहले से और अब में? मेनली देखिए, क्रिएटिव प्रोसेस आसान होने की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो अपने आइडियाज़ को अपने मन में ही रखते थे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अब ये करने लग जाएंगे। इसका मेन उदाहरण तो यही है कि हमने जो एआई जनरेटेड सिंगर बनाया उसका नाम हमने माया रखा है, क्योंकि इल्यूजन है वो, एक वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो यही है कि मतलब हम लोग, पहले मेरा बहुत मन था कि एक म्यूज़िक वीडियो मैं खुद से डायरेक्ट करूं जाके कभी, लेकिन ये मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे को म्यूज़िक आर्टिस्ट ढूंढना पड़ेगा, एक क्रू असेंबल करना पड़ेगा, कैमराज लाने पड़ेंगे। अब ये सारा का सारा मैंने किया और वो भी एक स्टूडियो के अंदर बैठ कर। तो कहीं से भी कहीं मेरे को जाना नहीं पड़ा। तो मेरे को यही लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हो या म्यूज़िक से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें अब वो रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कंटेंट ज़रूर बढ़ेगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इससे ये है कि बहुत लोगों के सपने भी सच होने लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। संदीप जी, आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही थी पहले कि जो भी एआई के बेसिस हैं वो डेटा होता है, वो डेटा जो हम ही उसको फीड करते हैं, हम उसमें डालते हैं, उस डेटा के आधार पर, उसके बेसिस पर वो सारी चीज़ें करता है। जनरेटिव एआई के साथ एक बड़ा मुद्दा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी आता है। क्या आप क्रिएटिव फील्ड के लिए इसे एक चुनौती मानते हैं? क्योंकि खासकर जब एआई द्वारा तैयार की गई रचनाओं और असली पहचान और उनकी कॉपीराइट्स की बात आती है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर है जी। जब कॉपीराइट लॉज और आईपी लॉज, इन सारी चीज़ों की बातें हुई थी और ये कानून बने थे,
तब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि आगे जाके ऐसा भी कुछ होने वाला है। और अभी हम जो ये बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तो आता ही है। बहुत लोग इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जी। मेरा मानना है कि हमें रिस्पॉन्सिबल यूसेज की तरफ ही फोकस करना चाहिए। इसी तरीके के डेटा सेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ट्रेनिंग में, जो कि ओपन हो हमारे लिए, कहीं पे भी कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो। और इसके साथ साथ मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल बॉडीज़ को, सरकारों को, सारे देशों के, सिर्फ यहाँ भारत में ही नहीं, इंटरनेशनली हर जगह हर किसी को ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए जिनमें इनका एक फेयर और प्रॉपर यूसेज हो पाए। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, डेटा ही इसमें इस्तेमाल होता है और डेटा का ओनरशिप कहीं ना कहीं तो ट्रैक हो ही जाएगा। Exactly. अब उसी डेटा पे बेस्ड ये जो नया चीज़ बनता है, उसका ओनरशिप को डिटरमाइन करना एक ऑब्वियसली ग्रे एरिया सॉर्ट ऑफ बन जाता है। मेरे को उम्मीद है कि सरकारें भी इस पे काम कर रही हैं, कंपनीज पे इस पे काम कर रही है, एक फेयर सिस्टम बने जिसमें सबका फ़ायदा हो और कहीं मिसयूज़ ना हो। मैं इसी तरफ ऑप्टिमिस्टिक एक अप्रोच रखना चाहूँगा अभी के लिए। बिल्कुल, अभी आपने जैसे कहा कि आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि आप एक म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, इसमें जनरेटिव एआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कि काफ़ी आसान सा है। तो इसमें एक पॉइंट और आता है, क्या इसमें कोई चैलेंजेस भी आते हैं? इसमें चैलेंजेस ही आते हैं एक्चुअली, सही बताऊं तो। आप एक तरह से देखिए कि जनरेटिव एआई एक टूल है। अभी भी लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप कोई भी मूवी बनाएं, गाना बनाएं, कुछ भी बनाएं, क्रिएटिविटी आपका मेन पार्ट रहता है। आपका क्रिटिकल थिंकिंग रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक इंसान में क्रिएटिविटी लैक करता है या क्रिटिकल थिंकिंग लैक करता है, वो एक टूल को पकड़ के ऐसा कुछ मार्वेलस बना नहीं सकता। ये टूल है, इसको हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए, म्यूज़िक वीडियो हमने जब बनाया था, जितना भी है वो गाना शायद 2-2.5 मिनट का है, लेकिन हमारे पास कंटेंट शायद 2-2.5 घंटों का है जो रिजेक्टेड है, जो हमें डिलीट कर देना है। और इसी तरह से ही चीज़ें बनती हैं और हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ गलती है, फिर उसे बदलते हैं। तो रियल वर्ल्ड में जैसे होता है कि हम एक शॉट लेते हैं और उसमें कोई कमी नज़र आती है तो हम उसे रीटेक करते हैं। लिटरली वही चल रहा है यहाँ पे भी। ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपेरेटिवली काफ़ी आसान कर देता है हमारे लिए। संदीप जी, एक बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि जैसा आपने कहा कि अभी आपने बताया कि आपने माया, एक सिंगर जो हैं, उनको जनरेट किया, आपने खुद ही स्क्रिप्ट लिखी, आपने खुद ही सब कुछ किया। रतिका की तरह मैं भी इस बात को मानता हूँ, मेरी भी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं नहीं गा सकता हूँ। तो उम्मीद है कि इसके थ्रू हम भी कुछ गा पाएंगे। लेकिन अब जब म्यूज़िक, आर्टवर्क, स्क्रिप्ट्स सब कुछ ही एआई से बनाई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि इंसानी, ह्यूमन क्रिएटिविटी पर इसका कोई असर पड़ेगा? और जो हमारी मौलिकता है, जो ओरिजिनलिटी है, मौलिकता हालांकि बहुत बड़ा शब्द है, तो मौलिकता पर इसका क्या प्रभाव होगा एआई का या जेनरेटिव एआई का? मैं इसको सही बताऊं तो जनरली टेक्नोलॉजी को लेके मेरा अप्रोच आज तक ऑप्टिमिस्टिक ही रहा है। इवन दो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि उनके मिसयूज़ होने के चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पे दोनों अप्रोचेस पे ही देखना चाहूँगा। ऑब्वियसली मतलब एक तरीके का ये ओरिजिनलिटी वाला जब सवाल आता है तब तो क्वेश्चंस इसके ऊपर आते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं इसे देखना चाहूँगा कि अगर एक इंसान क्रिएटिव है और वो अपनी क्रिएटिविटी को रियलिटी में बदलना चाहता है तो उसके लिए ये टूल बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में लोग अगर काम करें तो मेरे हिसाब से जनरेटिव एआई का एक प्रॉपर यूसेज हमें देखने को मिलेगा, इंस्टेड ऑफ कि वो इस चीज़ का किसी तरह से मिसयूज़ करें। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी टूल इस तरह से आ जाएगा जो ह्यूमन थिंकिंग या हमारा जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसका ऑल्टरनेट बन जाए। ये हो सकता है कि हमारा जो रिडंडेंट काम है या कहीं पे कुछ रिसर्च ओरिएंटेड टास्क्स होते हैं उन सारी चीज़ों को थोड़ा आसान कर दे, थोड़ा कम वक्त लगे। जो चीज़ें हमें 2-3 घंटे लगते थे अब वो शायद आधे घंटे में हो जाए। ये सारी चीज़ें होगी जो कि क्रिएटिविटी को बूस्ट देता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए ताकि वो अपने ओरिजिनलिटी को ना भूलें और अच्छे खासे क्रिएटिव काम कर पाएं। बिल्कुल, तो मतलब ये कहें कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो जनरेटिव एआई जो है उसमें आपकी मदद कर सकता है उसे और ज़्यादा एनहांस करने में। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल तो जनरेटिव एआई का इस्तेमाल हम देखते हैं जैसे कंटेंट क्रिएशन में हो रहा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर आर्टिकल्स हो। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो ऑटोमेटेड क्रिएशंस हैं वो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए क्या चैलेंज लेकर आ रहे हैं? देखिए, चैलेंज बस यही है कि उन्हें अभी उसे समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। काफ़ी सारे लोग, लेकिन क्रिएटिव प्रोफेशनल मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री ने इसे बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है। इंडस्ट्री ने भी काफ़ी हद तक अडॉप्ट किया है। मेरे को जहाँ तक जानने में आ रहा है कि मेजर प्लेयर्स जो हैं इंडस्ट्री में वो सारे लोग भी इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं और मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं। तो
चैलेंज बस यही है कि लोगों का भी इस नए पैराडाइम को सीखना है, क्योंकि आप मान लीजिए क्रिएटिविटी तो हमेशा से ही लोगों में था। जी। पहले फोटोशॉप नहीं था, उससे पहले भी लोग क्रिएटिव थे। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे टूल्स आए, फोटोशॉप आया, प्रीमियर प्रो, ये सारे जो हम यूज़ करते हैं, तब भी क्रिएटिविटी लोगों की रही, टूल ने उसे बस एनहांस किया है। Right. ये भी एनहांस ही कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बस यही है कि लोगों को और सीखना चाहिए और जानना चाहिए, उसका बेस्ट यूसेज निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक संदीप जी, आमतौर पे जब भी जनरेटिव एआई की बात होती है, आर्ट वर्क या म्यूजिक बनाने की क्षमता तो है उसमें, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक ह्यूमन टच कहीं मिसिंग है। क्या एआई कभी इंसानी भावनाओं की गहराई को समझकर उतना इन डेप्थ जाकर उसे उसकी क्रिएटिविटी के स्तर को और बढ़ा सकता है? देखिए, ये मॉडल्स जो हैं ये दिन ब दिन बेटर होते जा रहे हैं, ये तो क्लियर है जी। आजकल कुछ LLMs को तो मैंने देखा है उनमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ भी आ रही है, यानी कि हमें उसे एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही सोचता है और अपने आप को करेक्ट करता है काफ़ी एक्सटेंट तक। ओके। डिस्पाइट दैट मैं यही कहूँगा कि ह्यूमन टच जो चीज़ है, ये काम अभी भी हम ह्यूमंस का ही है। अगर हम इस चीज़ को रिमूव कर देंगे तो ये बहुत ही, कैसे बताऊँ, जैसे मोनोटोन सा लगने लग जाएगा, बहुत ही बोरिंग सा लगने लग जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड डेटा सेट में से जो सारी चीज़ें आप निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही आ जाता है। Right. आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो विजन है, आपकी जो कहानी है या आपकी जो आवाज़ है, उसको तो आप ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाएंगे। और मेरे को लगता है वो वाला चीज़ अभी और ज़्यादा एम्पावर हो रहा है इंस्टेड ऑफ कि वो दब जाए। तो मेरे हिसाब से अभी भी इंसानों का काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। बिल्कुल। ऑन द पॉजिटिव साइड उनका काम आसान हो गया है। आसान हो गया है, बिल्कुल ठीक जी। कहा आपने। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि एआई जो अभी आपने बताया कि डेटा पर आधारित है, तो ऐसे में क्रिएटिव फील्ड में मौलिकता पर क्या असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से देखिए, वंस अगेन वही, मैं अभी सबका अटेंशन मैं देख रहा हूँ कि ड्राइव हो रहा है इसी की तरफ, कंपनीज़ का भी, लोगों का भी, लेजिस्लेटर्स का भी। हर कोई जानना चाहता है कि हम एग्जैक्टली इस चीज़ को कैसे फेयरली डिफ़ाइन करें। और ऐसा नहीं है कि ये डिफ़ाइन हो नहीं सकता। जैसे आप मान लीजिए कंटेंट आईडी सिस्टम जब क्रिएट किया गया था ट्रैक करने के लिए कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कौन है, चाहे कोई भी उसे कहीं पे भी यूज़ करे, लेकिन वो ट्रैक हो जाता है कि उसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है और वो फेयरली कॉम्पेंसेट होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को और बहुत सारे लोगों को भी, कंपनीज़ को स्पेशली मैं सही बताऊं तो, उनको क्रिएटिवली सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो सबको फेयरली कॉम्पेंसेट कर पाएँ और इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे ओरिजिनलिटी भी रहे, जिन लोगों ने डेटा सेट्स की क्रिएशन में किया है, और जो सारे लोग उसको यूज़ करके और ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ों का एक सिस्टम प्रॉपरली बने। तो इसके ऊपर फोकस बनना चाहिए और मेरे को लगता है कि बन भी रहा है। ओके। बिल्कुल संदीप जी, हमने आमतौर पे देखा है कि एआई आर्टिफिशियल आर्ट्स जैसे कि एनएफटीज और डिजिटल आर्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है कि ये ट्रेंड कलाकारों के पारंपरिक कामों या जो ट्रेडिशनल तरीके हैं काम करने का, जो आर्टिस्ट्स हैं उन सब पे कुछ असर डालेगा, उसको प्रभावित करेगा? अभी मैंने रियल यूज़ केसेस इतने ज़्यादा तो नहीं देखे हैं जी। लेकिन मेरे को लगता है कि यूसेज वहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि काम तो अभी भी क्रिएटिव है, उनमें भी कुछ रिडंडेंट एस्पेक्ट्स होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। वो सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो शायद उनको भी फ़ायदा मिले। अब ट्रेडिशनल वर्क में कैसे ये उनके वर्क फ्लो में इंटीग्रेट किया जाएगा, ये तो आर्टिस्ट ही खुद बताएंगे, वक्त के साथ हमें ज़रूर पता चलेगा, लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक, कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आना चाहिए। हाँ, दैट्स ग्रेट एंड वी आर आल्सो टू ऑप्टिमिस्टिक। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें जनरेटिव एआई के बारे में बताया। तो दर्शकों, जनरेटिव एआई कला और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अपनी जगह कैसे बना रहा है, इस विषय पर आज हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे संदीप त्रिपाठी जी, जो कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आज डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और जनरेटिव एआई के बारे में हमें इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। थैंक यू वेरी मच।